ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। हमने आपके लिए एक सीरीज लाया था जिसमें हम जो बिहार के लोग हैं उनका एक इंटरव्यू करना था, जिसमें वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशनल हो सकते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में हैं श्री रणविजय सिंह जी हैं। नोएडा में रणविजय सिंह जी एडिशनल डीसीपी हैं, जो यहाँ पे आईपीएस अधिकारी हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि उनका बचपन कैसे बीता और बचपन से लेकर के स्कूलिंग, कॉलेज, अब ये एक अधिकारी के पद पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये कैसा इनका सफर रहा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू आदित्य जी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आप बिहार से निकल के यहाँ तक आए हैं और मैं समझ सकता हूँ कि बिहार के जितने होनहार लोग हैं जो बिहार से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके बड़े बड़े ऊंची जगहों पर पहुँचे हैं और हर क्षेत्र में अपनी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित की है। अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये जान के ज़्यादा खुशी हुई कि आप ये चाहते हैं कि जो बिहार की धरती में पैदा हुए लोग हैं, जिन्होंने जाकर के बाकी अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किए, इस भारतवर्ष में अपना योगदान दिया, उन लोगों की कृतियों को, उन लोगों के कर्मों को, उन लोगों के द्वारा जो एक उनकी जो जीवन यात्रा रही है, उनकी जो प्रयास रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के आप वापस बिहार की धरती में जाकर बिहार के लोगों से शेयर करके उनको इनकरेज और मोटिवेट करना चाहते हैं, जिससे लोग और भी आगे बढ़ें और एक बिहार राज्य के रूप में जिस तरह से जाना जाता है, अपनी अलग उसकी पहचान है, उसकी संस्कृति है, उसके जो लोग वहाँ के निवासी हैं और उन्होंने हर जगह जाकर के उन्होंने एक्सेल किया है, उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और बिहार में और नए नए कीर्तिमान स्थापित हों, बिहार के जो लोग हों। तो ये खास करके मैं ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपके जो युवा हैं, जो यूथ्स में जिनको अभी बहुत कुछ करना है, उन लोग तक ये सारी बातें पहुँचे और पहुँचने के बाद वो लोग इंस्पायर होकर के आगे बढ़ें, अपने परिवार को देखें, गांव को बढ़ाएं, अपने समाज को बढ़ाएं, प्रदेश को बढ़ाएं और अल्टीमेटली हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी बिहार के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ मतलब पूरे एनसीआर में हैं, उन सब लोगों से आप संपर्क स्थापित करें। उनके जो प्रयास रहे हैं, उनके जो सफलता के जो किस्से हैं, वो लोगों तक लेकर के जाए। सर, सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और स्कूलिंग, कॉलेज तक जो आते आते आपका सफ़र रहा, उस बारे में एक बार आप। देखिए, बड़ा ही एक टचिंग मुद्दा है ये, और मैं बिहार के ही ईस्ट चंपारण जिले, यानी इसको मोतिहारी कॉमनली कहते हैं, सीतामढ़ी का हिस्सा था वो। एग्जैक्टली। और वहाँ मैं मोतिहारी के पास एक रक्सौल सब डिवीज़न है, उसमें एक छोटा सा कस्बा है आदापुर, उसके पास हीरा छपरा गांव है। मैं उसी गांव में पैदा हुआ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो गाँव से शुरू हुई। उसके बाद मैंने 6th के बाद बगल के आदापुर के हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने 10th यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद फिर मैं अपने गांव और कस्बे से बाहर निकल के मोतिहारी आया और वहाँ MS कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट साइंस और फिर फिजिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद हम लोग जो मुंशी सिंह महाविद्यालय के कुछ छात्र थे, हमारे क्लासमेट्स थे, हम सब लोग मिलकर के दिल्ली में अपनी उच्च शिक्षा के लिए चले वहाँ से, और दिल्ली में हम लोगों ने ज्वाइन किया। हालांकि मेरे जितने 5 मित्र थे, जो आप कह सकते हैं पीयर ग्रुप, उस पीयर ग्रुप में से 2 लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। मैंने मास्टर्स फिलॉसफी ज्वाइन किया और वहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्टल है जिसका नाम गोयर हॉल है। सर मॉरिस गोयर साहब, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर थे, उनके नाम पे है। उस हॉस्टल में मुझे दाखिला मिला। मैं अपने जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो मैं उसी को मानता हूँ। मेरे उस छात्रावास के ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। हमारे साथ इस देश के विभिन्न
कॉन्वेंट से और विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग मिले, हमारे साथी मिले, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पिरेशनल एक एम्बियंस था वहाँ, और उसको देख करके मैं भी सिविल सर्विस के प्रति आकर्षित हुआ। और उसके बाद मैंने भी वहाँ अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर लॉ फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद कुछ इंटरेस्ट के चलते हमने वहाँ का जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली था उसको भी ज्वाइन किया था। लेकिन उस समय अपने सिविल सर्विसेज के अभियान को जारी रखा, और मैं 2001 में बीपीएससी क्वालिफाई किया। बीपीएससी में मेरा रैंक 4th था और मैं बिहार में डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट हुआ। उसके पहले मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ। वो मेरा पहला चयन था, 2000 में हुआ था। वहाँ पे जाकर के मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। लगभग 2 साल वहाँ नौकरी करने के बाद जब बिहार से कॉल आया तो मैंने बिहार ज्वाइन कर लिया। कुछ ऐसे कारण थे जो मुझे कहीं ना कहीं से बिहार में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी के बाद मेरा इस उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिए चयन हो गया, तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा को मैंने ज्वाइन कर लिया। और 2004 से मैं लगातार लगभग लास्ट 17 ईयर्स से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अलीगढ़ पोस्ट हुआ। अलीगढ़ के बाद मैं जौनपुर गया। जौनपुर से मैं गाजियाबाद आया। गाजियाबाद से मैं मेरठ गया। फिर बीच में 1-2 छोटे टेन्योर की पोस्टिंग्स रही। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे मेरठ से बागपत गया, और बागपत से भी पिछले 1.5 साल से मैं नोएडा में पदस्थापित हूँ। मैं नोएडा में 2019 के एंड में एसपी रूरल के पद पर ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तब से एडिशनल डीसीपी नोएडा के पद पर कार्यरत हूँ। तो बेसिकली जो हमारा शैक्षणिक यात्रा आप जो कह सकते हैं, गांव से प्रारंभ होकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक चला, और वहीं से मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके मैं आज लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत चैलेंजिंग है पुलिस की नौकरी, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। बहुत सारी बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अगर आप इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहें और आपको वाकई लोगों को सेटिस्फेक्शन देना है, लोगों के चेहरे पे खुशी लानी है, लोगों की समस्याओं का निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से समाधान करना है, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन इसी जॉब में मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ पे कुछ काम करने का प्रोसेस स्लो है, तो उसके बनिस्पत अगर आप देखें तो उसके कंपैरिजन में पुलिसिंग में बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिसको हम लोग विद इन नो टाइम रिजॉल्व कर देते हैं, तो लोगों को एक तरह से इंस्टेंटली रिलीफ भी मिलता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि पुलिस की नौकरी में आने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने की है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जो मनुष्य होने के नाते बाकी जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए जो एक सोच होनी चाहिए, उनके लिए जो खड़ा होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए हर इंसान में, उसको आप पुलिस की नौकरी में आने के बाद ज़्यादा ही अच्छे तरीके से साबित कर सकते हैं। और हालांकि सभी क्षेत्रों का अपना अपना अलग महत्व है पूरी हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस की नौकरी में अगर आप हैं तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है सर्विस देने का। आज आप देख रहे हैं कि लोग जनरली जो भी वर्तमान युग है इसमें हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोग पुलिस को ही अपना समझते हैं कि पुलिस से ही हमारी समाधान हो सकता है, तो सब लोग पुलिस के पास ही आते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को बड़े ही एक उच्च कोटि का व्यवहार दिखाते हुए लोगों की समस्याओं को समझना, फिर उनका न्यायोचित और वैधानिक समाधान सुनिश्चित करना, ये हमारा दायित्व बनता है। और जिस अधिकारी ने इन सभी मोटों के साथ काम किया उनको लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला। मैंने हमेशा महसूस किया कि जहाँ भी मैं रहा वहाँ पे तो काफ़ी लंबे समय तक रहा, 5 साल अलीगढ़ रहा, लगभग 2.25 साल जौनपुर रहा, 3 साल मेरठ रहा, 3.25 साल गाजियाबाद रहा, उसी तरह से मैं लगभग 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने डिलीवर करना शुरू किया तो जो व्यवस्था में जुड़े लोग हैं
उन लोगों की नज़रों में भी आप होते हैं, उनका भी आपके ऊपर विश्वास होता है, और उनके विश्वास का कारण केवल और केवल पब्लिक के द्वारा दिए गए फीडबैक से होता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही एक मुझे पर्सनली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि लोगों की सेवा हो। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, मैं गांव से निकल के आया हूँ, तो जो हमारे समाज के लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो दुर्बल लोग हैं, उन सब लोगों के बेसिक इश्यूज़ को मैं समझता हूँ, और इसीलिए उनकी पीड़ा को मैं अपने दिल से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी पीड़ा को, वैसे लोग जिनको ऐसे सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ा है, उनसे बेहतर तरीके से समझता हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत गहराई में जा कर के उन समस्याओं का सही समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, और मैं समझता हूँ कि ये ऑलमाइटी का एक आशीर्वाद है कि मेरे द्वारा जो प्रयास हुआ, उस प्रयास में मुझे उनका आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड था मेरे लिए, और मैं जहाँ प्रयास किया वहाँ सफल हुआ। उसमें हमारे जो पेरेंट्स थे, हालांकि अभी पेरेंट्स हमारे अलाइव नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे मैटरनल पैटर्नल साइड के जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे नियर डियर वंस हैं, हमारे सभी गांव के लोग हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जब मैं स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो सबकी अपेक्षाएं मुझसे बढ़ने लगी। अब ये मैं नहीं समझ पाया कि क्या कारण था, लेकिन संभवतः हमारे चीज़ों को समझने, हमारे परफॉर्मेंसेस को देख करके सभी लोगों ने, मेरे गांव से लेकर के मेरे आसपास आदापुर के सभी गांव के लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, और परिणाम स्वरूप उनके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और मैं हमेशा अंतिम सांस तक यही कोशिश करूँगा कि जहाँ भी मुझे अपने लोगों के लिए खड़ा होना हो, मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा विश्व इस कोरोना नामक पैंडेमिक से जूझ रहा था। यहाँ पर भी हमारे नोएडा में भी काफ़ी लोग बिहार के रहने वाले हैं जो रहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अपने जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ के फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। उन लोगों के सामने बहुत भयावह स्थिति पैदा हुई थी, लॉकडाउन हो गया था, उनके पास खाद्यान्न का अभाव था, रहने की स्थिति ठीक नहीं थी, इमरजेंसीज थी उनके लिए, घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उनको घर जाना होता। इन सभी चीज़ों में जितना भरसक हो सका, मैंने बिहार के कोने कोने से यहाँ जो लोग रह रहे हैं, एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों कॉल मेरे पास आते थे। मैंने सभी लोगों को कह कर रखा कि जहाँ भी संभव हो सब लोगों को मेरा नंबर दीजिए, और जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं सबकी सेवा करूँगा। आप अगर मेरे मोतिहारी से ली तो मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ तक कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधिगण जो दिल्ली में हैं, उन लोगों के पास भी जो सूचना मिलती तो उनके पास भी मेरे नंबर्स थे। उन लोगों ने भी हमें फ़ोन करके लोगों की सहायता देने के लिए हमें अनुरोध किया, और हमने सब अनुरोध को स्वीकार किया, और लगातार हमने सबको सेवाएँ दी। या जब पलायन हो रहा था, पलायन के समय भी चूँकि मैं बिहार का हूँ, वहाँ की स्थितियों से अवगत हूँ, तो मैंने सारी स्थितियाँ सब लोगों के सामने रखी थी, और पलायन को भी सही तरीके से, चैनलाइज्ड तरीके से यहाँ से भेजने का जो प्रोसेस था उसमें मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लोगों को सही तरीके से यहाँ से सेशन बिठा के, ट्रेन में बिठा के भेजा, और जो मेरी फीलिंग हमारे जन्म धरती के लोगों के साथ थी, उसको मैं भरसक अभी भी कोशिश करता हूँ कि उनको जहाँ भी न्यायिक सपोर्ट उनको चाहिए, जहाँ भी उनको एक विधिक सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, वो सब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपने चूँकि हमारी भावनाओं को वहाँ तक ले जाने के लिए एक प्रयास किया है, मैं यही वहाँ के लोगों से कहूँगा, यूथ से कहूँगा, हर गांव में पढ़ने वाले बच्चों से कहूँगा कि आप सब लोगों में पोटेंशियल है। हम लोग वहाँ रहते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं सिविल सर्विसेज में या बाकी अन्य क्षेत्रों में लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, इकोनॉमिक जो उनका बैकग्राउंड है जो उनके परिवार का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और रादर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
लेकिन मैंने वहाँ से अपनी जब यात्रा शुरू की तो जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जुनून था, और जुनून खींच करके यहाँ तक ले आया है। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ अगर हमारे बिहार में अन्य लोगों के पास भी हो, हमारे जो यूथ्स हैं, हमारे जो लोग हैं, अपने बच्चों को उसी तरह से डायरेक्ट करें, मुझे लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं, सब लोग इसको बहुत आसानी से इसको पा सकते हैं। जी जी बोलिए। बिहार में जब आप थे उस वक्त, तो वहाँ से जब आप स्कूलिंग कर रहे थे और जब आगे की पढ़ाई, उस वक्त क्या आप लोगों को समस्या क्या झेलनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि मध्यवर्गीय परिवार से थे, तो एक जो मध्यवर्गीय परिवार, अभी भी वो समस्या बिहार के लिए है। तो आप हमारे युवा को, जो वहाँ लोग हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनको एक वो बताइए कि आप कैसे उन चीज़ों से पार कैसे पाए उस परेशानियों से? देखिए, बहुत आसान है। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं पहली ट्रेन जो हम लोगों ने पकड़ी थी वो वैशाली ट्रेन थी मुजफ्फरपुर से, और उस समय मोतिहारी से भी आने में टाइम लगता था। तो ये सारी परेशानियाँ ट्रैफिक यातायात की तो थी ही वहाँ पर। कम्युनिकेशन जो आज दिल्ली में है, दिल्ली के साथ है, वो कतई नहीं था। आज ओवरनाइट ट्रैवल करके लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। अब सबसे अच्छी बात तो आपने देखा है कि वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा भी हो गई, नहीं, दरभंगा एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया। तो ये सब सुविधाएं उस समय नहीं थी। फिर भी जज्बा अगर होता है तो आप यहाँ आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे मैं हॉस्टल में चला गया फॉर्चुनेटली, तो मेरे खर्च बहुत कम हो गए, वहाँ खर्च बहुत कम था। तो और उस खर्च को मीट आउट करने के लिए हमने कुछ कोचिंग वगैरह कर लिए थे, तो बड़ी आसानी से हमारा हो जाता था। और उस समय मेरे पिताजी के पास जो भी पैसा होता था, वो उनको जो बेसिकली पेंशनर थे, एक्स आर्मी मैन थे, तो उनके पास जो भी पैसा होता था उसको उन्होंने हमारे लिए भेजा। तो एक वो भी सपोर्ट था। हमको लगता है कि यहाँ आने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, आसपास में बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक पढ़ने के समय, तैयारी के समय भी अपना एक सिस्टम क्रिएट करके और उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो डिटरिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो डिटरेंस हो ही नहीं सकता है कि अगर आप में जज्बा है तो जो सामने प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व हो जाती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको तरीके निकालने होते हैं। और हमें लगता है कि जितने लोग इस जज्बे के साथ यहाँ आए, सब ने एक्सेल किया। सबकी कहानी आपने सुनी होगी। मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ। कुछ लोगों की कहानियाँ ये भी थी कि वो किस ट्रेन में किसी के साथ यहाँ आ गए, छोटे मोटे काम से अपने जीवन की शुरुआत करी, और आज यहाँ फैक्ट्रियों के मालिक बन के बैठे हुए। तो करने का जज्बा होना चाहिए। और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। आज भी लूप साइडेड डेवलपमेंट्स हुए। देखिए, मैं बड़ा बिहार का निवासी हूँ, तो वहाँ के लिए जो दर्द है उसके आधार पर मैं ये कुछ कह सकता हूँ कि कभी भी बिहार को एक बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप करने का प्रयास नहीं हुआ। आपने देखा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम एक्सेल ना कर रहे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। हम लोग उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में तमाम लोग बिहार के अधिकारी हैं जो इम्पोर्टेंट ओहदे पर रह करके पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि बिहार से जो लोग बाहर चले जाते हैं, चूँकि वहाँ की जो कमियाँ हैं, उन कमियों पर उनका फोकस तो रहता है, कुछ करने की इच्छा तो होती है, बट वहाँ के जो लोकल सिचुएशंस हैं वो काफ़ी एक तरह से ऑब्स्टेकल के रूप में काम करते हैं। और आप देखिए कि जब झारखंड बटा, हम लोग के समय में तो झारखंड एक ही था, झारखंड बिहार एक ही था। झारखंड के बंटने के बाद एक तरह से पूरा नॉर्थ बिहार जो था उस समय वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे था, चूँकि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी वहाँ की। वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं चलाए गए। मुझे याद था कि हम लोग के बचपन में हम लोग सारी चीनी मिलें चलती थी वहाँ। पता नहीं क्या कारण हुआ, सारी चीनी मिलें ऑलमोस्ट बंद हो गई। अभी लास्ट अब उसको रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, मैं रीगा मिल के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे मेरा बड़ा लगाव है। कारण ये है कि मेरा बचपन सीतामढ़ी में इसलिए भी था कि मेरा ननिहाल सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में एक जगह है रीगा के पास, नरहा कंसारा। कंसारा मेरा ननिहाल है। तो बचपन में हम लोग हमेशा समर ब्रेक्स में जाते थे, और वहाँ पे पानी में बहुत इंजॉय करते थे। और कभी कभी मामा जी वगैरह लेकर के वहाँ पे रीगा में भी आते थे जहाँ शुगर फैक्ट्री चलती थी।
और हम लोग आगे सामने वो शुगर फैक्ट्री चलती थी, समय तो वो भी क्लोज हो गया। तो ये समझ में नहीं आती कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और जो चीज़ें पहले चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई, उसको भी रिवाइव करने का प्रयास नहीं किया गया। रिवाइव जो किया जा रहा है उसमें तमाम पॉलिटिकल कुछ रीजन्स हो जाते हैं जो सुनने में आता है, और प्लस कोई नई इंडस्ट्री या नई चीज़ों को लाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ एकदम समझ से परे है कि अल्टीमेटली जो लोग वहाँ उस एरिया के, उस प्रदेश के बाकी निर्माता हैं, ये सब चीज़ों को क्यों नहीं वो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ प्रयास हो भी रहा है, जैसा कि अभी विगत कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, वो भी माकूल नहीं है, उसको और भी एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा कि वहाँ के लोगों में ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अगर दरभंगा से चल के, मोतिहारी से चलकर यहाँ पे नोएडा में अपनी इंडस्ट्री बना सकता है, तो उस व्यक्ति के लिए अगर हम पूरी सुविधाएं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और जो भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो वो अगर हम वहाँ पे दें, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। बट ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल लेवल पर लोग हैं परेशान हैं, उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो, वो भी आगे आए। और मैं समझता हूँ कि हम लोग के प्रयास ऐसे रहेंगे भी। हाल में ही मैंने एक व्यक्ति से बात की थी कि भाई अगर आप कुछ हमारे एरिया में चल के, एक तो मैंने स्वास्थ्य की जो हालत है, अब इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मेरा जहाँ घर है, मेरा जो नेटिव प्लेस है, मैं एरिया छपरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ से अगर कार्डियक इश्यूज़ को भी हैंडल करने के लिए कहीं किसी को जाना हो, तो मुझे लगता है कि लगभग 40-45 किलोमीटर के बाद वो सुविधा मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि कार्डियक इश्यूज़ कितना क्रिटिकल होता है, जिसमें नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में आपको सपोर्ट चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल देयर इन दैट पार्ट ऑफ द स्टेट। सेकेंडली, कुछ बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास भी नहीं हुआ भी तो कुछ ऐसे जगहों पे किया गया जहाँ से बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट काफ़ी दूर हो गया। ये भी ध्यान में, चीज़ें जनरली पटना और आसपास की जगहों पे लोकलाइज हो जाती हैं, उसको बाहर एक तरह से मुझे लगता है कि बाहर भेजने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। नॉर्थ बिहार में खास करके बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ का फ्लड है। उस फ्लड के कंट्रोल के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं होते, इमीडिएट तो हो ही जाता है। इमीडिएट तो आज के तारीख में NDRF वगैरह भी लग जाते हैं हमारे यहाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब लोगों की तरफ से उस पर फोकस होता है, तो चीज़ें वहाँ टिक की जाती हैं। बट कोई लॉन्ग टर्म तरीके से प्लान नहीं होता। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और उसके साथ साथ जो पावर सप्लाई है उसको भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत वर्षों तक तो हम लोगों ने बिहार में गांव में बिजली जाती ही नहीं थी। हम लोग जब बिहार से निकल गए तब तक बिजली का कोई स्कोप नहीं था। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट साइमल्टेनियसली लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवरऑल, उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा। इंडस्ट्री लगाने पड़ेंगे, इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड खास करके उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं समझता हूँ कि मिल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे सुनने में आ रहा है, लेकिन और भी उसको एक्सप्लोरेट करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रयास से अगर सब चीज़ें वहाँ पे जाएं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोग तक पहुँचे। लॉ एंड ऑर्डर, मैं चाहूँगा कि पुनः जो हमारे पुलिस विभाग के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, सब लोगों को, कुछ ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट में मैं हूँ भी, हमारी बात होती रहती है। मैं अपेक्षा करूँगा कि बड़े एक तरह से माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, चूँकि हमारे तक भी बहुत सारे इशूज आते रहते हैं। जो थाने की वर्किंग है, थाने की जो फंक्शनिंग है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी थॉरोली एग्जामिन्ड, रिव्यूड, and I think that particular system requires huge of improvement. I mean, huge improvement there, or there's a huge scope for the improvement there in that particular functioning of the Thana. Because I generally come across some of the sub inspectors there, and I just try to assess the approach of those people that I find to be slightly, difficult to understand as to why he is speaking like this. लॉ तो, और जो लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो हम लोगों के लिए भी लगभग समान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसमें वो है। तो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशंस की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो थाने में लोग काम कर रहे हैं उनके अप्रोच को,
उनके अपीयरेंस को ये सब चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। उनके जो यूनिफॉर्म है, उनका जो एक तरह से प्रेजेंटेशन है, अलर्टनेस है, ये सब चीज़ों को मैंने देखा काफ़ी कैजुअल अप्रोच रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। बेसिक सुविधाएं पुलिस फोर्स के लिए भी वहाँ पे एग्जैक्टली देखिए, ऐसे तो पुलिस फोर्स के लिए अगर आप उस तरह से रिसोर्स की बात करें तो हमको लगता है कि एवरी स्टेट इन द कंट्री लैक्स दैट। इट्स नॉट ओनली बिहार दैट इज लैकिंग, बट इट इज आई थिंक नॉट एडिक्वेट हियर इन माय स्टेट एज वेल। बट द सर्टेन थिंग्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक वंस, सो दोज थिंग्स आर टू बी देयर, हैव टू बी देयर। एंड आई थिंक इन बिहार इट्स आई थिंक नॉट अप्रोप्रिएट दैट वे। तो ये सब करने की आवश्यकता है। लॉ ऑर्डर ठीक रखिए, लोगों को जस्टिस का फील दीजिए और लोग फियरलेस होकर के वहाँ इन्वेस्ट करके अपना काम करें। मुझे तो लगता है कि जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं बिहार से, अगर उनको आप वापस लेकर चले जाएं बिहार में तो दे विल डू वंडर्स देयर। तो ये सब चीज़ मेरी भावनाएं हैं जो मैं अपने बर्थ प्लेस को लेकर के आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये और लोगों तक पहुँचे और भी मोटिवेट हो। बिहार में खास तौर से अभी जो सिचुएशन देखने में आ रहा है वो ये है कि जो युवा हैं अभी जो अपराध की तरफ ज़्यादा आप समाचार में पढ़ते होंगे, क्योंकि वहाँ के अखबार बिना पढ़े यहाँ के लोगों का हमारा हो नहीं पाता। तो जो बिहार के युवा हैं उनके साथ में उनका एक रोल मॉडल नहीं मिल पा रहा है सही से, कि वो रोल मॉडल जो कुछ अच्छा कर पाएँ, और वो जो है सो उसके अपराध की तरफ जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप उनके लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, रोल मॉडल तो वही आदमी बनता है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है। ये अगर नेगेटिव रोल मॉडल बनने की परंपरा बिहार में शुरू हो गई तो मुझे लगता है ये बहुत ही दयनीय है और डिप्लोरेबल है। मुझे लगता है कि सब लोगों को इसको मिल करके इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग के ज़माने में रोल मॉडल लोग हुआ करते थे जो हमारे आसपास सिविल सर्वेंट्स जो क्वालिफाई करते थे, हम लोग उनको देख करके हम भी इंस्पायर होते थे। और परिणाम ये है कि आपने देखा होगा कि हर जनपद से, हर ब्लॉक से, हर एरिया से लोग काफ़ी क्वालिफाई किए, पूरे देश में क्या विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोल मॉडल वो होने चाहिए। बट अगर क्राइम के तरफ लोग, यूथ का खास करके अगर डाइवर्जन हो रहा है तो बहुत सीरियस इशू है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, आप उनको उच्च शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता को आपने ठीक नहीं किया, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। That if you are deploying teachers who are not able to understand properly and they are just thinking that I have to come to the school and go. This is what I have seen myself in most of the schools here in Bihar. It is very important for the government to see that. And the teachers which are who are posted at the district level, जो हमारे यहाँ जो शिक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं, उनको देखने की आवश्यकता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, देखिए मुझे याद है उस समय हाई स्कूल्स वगैरह में भी इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी और इतने अच्छे लड़के विदाउट एनी सपोर्ट एंड कोचिंग काफ़ी आगे बढ़े। उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि लोगों ने हर जगह अपने आप को एक्सेल किया। तो ये एक सेंस ऑफ डेडिकेशन टीचर्स में होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी दें बच्चों में, तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो जो नेगेटिविटी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं वो खत्म होंगी। और जितने सोकल रोल मॉडल्स बन रहे हैं नेगेटिव पीपल, क्रिमिनल्स, इन लोगों को गवर्नमेंट, उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, खास करके पुलिस को बहुत स्ट्रिक्टली एंड टफली रफली हैंडल करना चाहिए, जिसका एक मैसेज और लोगों में जाए कि दे कैन नॉट बी योर रोल मॉडल, दे आर द पीपल हु आर एनिमीज ऑफ द सोसाइटी, दे आर द वंस हु आर बीइंग punished by the government and the police department. The criminal justice system is taking care of such people, so they can never be the role models. So this message to go to them. एंड अगर ये चला जाएगा तो लोग कभी उसको रोल मॉडल नहीं मानेंगे, फिर सब लोग। और ऐसे भी रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? द वन हु इज टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो करके कोई आदमी पॉजिटिव अपने जीवन में आगे बढ़े। हाउ कैन बी क्रिमिनल रोल मॉडल? हाउ कैन ए क्रिमिनल बी ए रोल मॉडल? सो दैट इज द पॉइंट दैट हैज टू बी सीन वेरी क्लोजली। आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, वहाँ जो लोग हैं उनके लिए कुछ? अलर्टनेस, केयरफुलनेस, एंड हम बच्चों को केवल बच्चों को अपने इस दुनिया में लाए ही ना, बल्कि उसकी परवरिश भी देखें। और परवरिश में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो संस्कार और अनुशासन है। अगर बच्चों में आपने संस्कार नहीं दिया, अनुशासन नहीं दिया, तो हम लोग का ध्यान जनरली बच्चों के परसेंटेज पे चला गया है। लेकिन उसकी जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, और वो ग्रूमिंग में 75% रोल परिवार का होता है।
हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बस उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक नेसेंट माइंड होता है जिसको दुनिया से, समाज से, सराउंडिंग से सीखना होता है। वहाँ पे अगर सही रास्ते पे लेके हम उसको नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं डेविएशन के चांसेस तो हैं ही। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, उसको संस्कार दीजिए। और मुझे लगता है कि वहाँ नहीं तो बाहर निकल के भी अपने आप को बहुत एक्सेल करेगा। और हम लोग ज़्यादातर हमारा बच्चा कितना बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं जब ड्यू ज्वाइन किया था तो उस समय हमारे यहाँ इस पूरे इंडिया के सारे बेस्ट कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स थे। और हमने देखा, चाहे वो दोनों स्कूल हो, चाहे मेयो हो, चाहे वेलांस हो, चाहे देहरादून नैनीताल के सारे स्कूल्स हों, या फॉर दैट मैटर अदर कॉन्वेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों में जज्बा था, संस्कार था, और तो हम लोगों ने अच्छा किया। वो लोग भी आज मैं देखता हूँ उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो असफल रह गए। तो द स्कूल एट द प्राइमरी लेवल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर विल पावर, व्हाट मैटर्स इज योर कमिटमेंट, योर थॉट प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें अगर हम डालेंगे तो बच्चे जरूर जीवन में अच्छा करेंगे। हम आपको ऐसे ही बिहार के तमाम जो अच्छे एक रोल मॉडल बन सकते हैं, हम रोल मॉडल नेगेटिव चीज़ों को ना बनाएं, जैसे कि रणवीर सिंह सर ने कहा, हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ में सीतामढ़ी, और साथ में बिहार जो पेज है उसको आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए।